नमस्कार। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि राजा आर्यराज सांधिमत त्याग के लिए निकल पड़ते हैं और उनके मंत्री पहले ही गांधार में जाकर उनके गांधार नरेश के सुपुत्र को आमंत्रित करते हैं कश्मीर का नरेश बनने के लिए। वह अपनी रानियों के साथ में आ जाते हैं और उनकी पहली रानी जो होती है वह भूटान नरेश की होती है। पिछले एपिसोड में मैंने आसाम का नाम लिया था। आसाम और भूटान एक ही क्षेत्र में आते थे तब के समय काल में, तो उनका नाम अमृत प्रभा होता है। उनके साथ में उनके गुरु स्तोनपा भी होते हैं। स्तोनपा गुरु को ही कहते हैं बौद्ध भाषा में, और लेह लद्दाख और तिब्बत में स्तोनपा के नाम से ही गुरु को जाना जाता है और संबोधित किया जाता है। वह बौद्ध धर्म को बल देते हैं और जैसे ही आते हैं तो कई भवनों का निर्माण करते हैं। उसमें अमृत प्रभा अमृत भवन का निर्माण करती है और कई रानियां भी करती है। उसमें दूर देश से चीन, तिब्बत और मंगोलिया और यहाँ श्रीलंका, भूटान और भी कई अन्य देशों से जो बौद्ध अनुयायी या यात्री आते हैं वह वहाँ विश्राम करते हैं। इन भवनों में सुख सुविधा अच्छी होती है। इन भवनों में एक घटना होती है, राजा कुछ नाग जनजातियों को कारागार में डालते हैं और कुछ समय बाद चोरी के आरोप में। कुछ समय बाद जब वह भ्रमण पे होते हैं अपने घोड़े पे सवार, तो कुछ 2 या 3 सुंदर महिलाएं उनके सामने प्रकट होती है और वह हाथ जोड़कर अपने माथे से लगाकर उनसे निवेदन करती है, हे राजन, हमारे स्वामी जो है वह निर्दोष है, कृपया उन्हें छोड़ दीजिए। राजा उनसे प्रभावित होते हैं और वह तुरंत आदेश करते हैं कि इनके पतियों को छोड़ दिया जाए। लोग खुश होते हैं। वैसे ही एक घटनाक्रम में दूर के एक देश, तब कश्मीर के दूर के एक देश में, आज तो वो भारत का प्रांत ही है, देश इसलिए बोल रहा हूँ, तब भारतवर्ष तो था लेकिन राजस्थान भी एक अलग संभाग माना जाता था तब। तो राजस्थान के आर्यावली के जंगलों से उनको एक आवाज़ सुनाई देती है। वह भ्रमण पे होते हैं, तो जैसे ही वह उस आवाज़ की ओर खींच कर चले जाते हैं तो वह देखते हैं वहाँ मानव बलि हो रही होती है। तो वह उन लोगों को समझाते हैं और प्रयत्न करते हैं कि मानव बलि ना दी जाए। तो वह लोग बोलते हैं, आप राजा लगते हैं लेकिन हम आपकी बात मानने से इनकार करते हैं क्योंकि हमारे घर में एक संकट है। वह संकट इस मानव बलि से ही दूर हो जाएगा। हमारे घर में जो बालक है वह मृत्यु के कगार पर है। राजन धर्म संकट में पड़ते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि इनको कैसे रोका जाए। तो वह उसी क्षण में उनसे बोलते हैं कि अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं खुद की बलि देने के लिए तैयार हूँ, तो आप मेरी बलि ले लीजिए। तो वह उनसे बोलते हैं, हे राजन, हम आपके ऐश्वर्य, आपकी धन दौलत या आपकी पद प्रतिष्ठा की बलि नहीं चढ़ा रहे यहाँ पे, हमें मानव बलि चाहिए। बस इतना कहना। राजन जैसे ही वह सुनते हैं वह अपना हाथ अपनी तलवार पर लेके जाते हैं, म्यान से तलवार खींचते हैं। जैसे ही वह अपना सर उनके सामने प्रस्तुत करते, उतने में ही कुछ दैवी शक्तियाँ उनके हाथ जकड़ लेती है और सामने से एक वाणी आ जाती है। वो वाणी वरुण देवता की होती है। तो वह बोलते हैं, हे राजन, ये जो भी अभी घट रहा है ये आपके पूर्वजों के पापों का जो उन्होंने किए थे उसका भुगतान है ये। तो वह समझ नहीं पाते हैं। तो तब उन्हें ज्ञात होता है कि जो उनके पूर्वज वासुकुला के पुत्र मिहिरकुला थे वह बहुत ही क्रूर थे और वह सिर्फ क्रूरता मानवों पर नहीं पशुओं पर भी करते थे। तो एक घटना ऐसी ही जो मैंने पिछले एपिसोड्स में बोली है वह ये थी कि जब वह
विजय होकर वापस आ रहे थे कश्मीर की ओर। उनके साथ हाथियों का झुंड था, करीबन 100 हाथियों का झुंड था। एक हाथी गलतीवश ऊपर पहाड़ी की चोटी से नीचे गिरता है, और जैसे ही वो नीचे गिरता है, उसकी चीख सुनकर राजा उल्लास के इसमें आ जाते हैं, मुद्रा में आ जाते हैं, या वह खुश हो जाते हैं। वह ऐसा दृश्य और ऐसी चीख पुकार और सुनना चाहते हैं, और वह आदेश देते हैं मेहरकुला कि सबके सब हाथियों को एक एक करके ऊपर चोटी से नीचे खाई में गिराया जाए, और बड़े प्रसन्न होते हैं। उस घटना से वह बड़ा आनंद लेते हैं। तो ऐसा कोई सरफिरा या कोई दुष्ट आदमी ही ऐसी घटनाओं से प्रसन्न होगा या मज़ा लेगा। खैर, वरुण देवता उनको इन पापों से मुक्त कर देते हैं, और वह वापस कश्मीर आ जाते हैं। कश्मीर आने के बाद ऐसी एक घटना होती है, उनके दरबार में एक ब्राह्मण आते हैं और वह बोलते हैं, राजन, आप मुझे पशु बलि करने दीजिए। मेरा जो पुत्र है वह छोटा है, वह भी मृत्यु के कगार पर है। राजा असमंजस में पड़ते हैं, उनको समझ नहीं आता क्या इनको बोलूं। तो वह बोलते हैं कि क्यों ऐसा करना चाहते हो? तो वो बोलते हैं कि अगर ये बलि मैं दुर्गा को चढ़ा दूंगा तो दुर्गा माँ मेरे बेटे को स्वस्थ कर देगी। तो राजा उनसे समय मांगते हैं, बोलते हैं कल तक का समय दीजिए मुझे, मैं आपको कोई ज़रूर हल बता दूंगा इसका। राजा पशुपेश में पड़ जाते हैं। रात को उनको समझ नहीं आता है, और माँ दुर्गा का आशीर्वाद ऐसा होता है कि रातों रात वो बालक स्वस्थ हो जाता है। राजा की जो परेशानी है उसका हल वैसे ही माँ दुर्गा कर लेती है, पशु हत्या नहीं होने देती। तो दूसरे दिन जब उनको ये समाचार मिल जाता है, वह बड़े हर्षित हो जाते हैं। तो तभी से पशु बलि और मानव बलि लगभग समाप्त हो जाती है। कश्मीर में तो मानव बलि नहीं थी, बाकी जगह मानव बलि होती थी। वह भी इसी कारणवश समाप्त हो गई। राजा के कृत्य या जो उन्होंने कार्य किए इसके प्रति वह धीरे धीरे फैल गए। उस वक्त संचार का इतना माध्यम तेज़ नहीं था जैसा आजकल है, लेकिन लोगों की कही सुनी सुन सुन के ये जो कुरीति थी वह भी समाप्ति की कगार पर आ गया था उस क्षेत्र के आसपास में। फिर मेघवाहना का शासन प्रशासन ऐसे ही चलता है। उसमें बौद्ध धर्म का, जैसे मैंने बोला, विस्तार होता है। फिर उनके बेटे आते हैं, श्रेष्ठ सेना। श्रेष्ठ सेना जो है वह तुंगजिना द्वितीय या प्रवर सेना प्रथम के नाम से भी जाने जाते हैं। वह पुरंदी स्थान क्षेत्र का निर्माण करते हैं। पुरंदी स्थान वही क्षेत्र है जिसको आज हम श्रीनगर में पंडरीनाथ के नाम से जानते हैं। आज भी वो वहाँ पे है, लोग जाते हैं, लोगों की आस्था है वहाँ पे। फिर उनके बाद उनके दो पुत्र आते हैं, श्रेष्ठ सेना के दो पुत्र, हिरण्या और तोरामन। हिरण्या और तोरामन दो भ्राता होते हैं। हिरण्या जो है वो राजा बनते हैं और तोरामन उनके मंत्री। ऐसी घटना उस वक्त घटती है कि तोरामन मुद्रा और सिक्के का निर्माण करते हैं या उनको छपवाते हैं, तो उस पर अपना चित्र और अपना नाम लिखवाते हैं और बनवाते हैं। ये जब हिरण्या को पता चलता है तो वह उसको राजद्रोह के श्रेणी में रखते हैं और वह नाराज़ भी होते हैं। उनके छोटे भ्राता होते हैं तो तुरंत उनको कारागार की सज़ा देते हैं। कारागार की सज़ा देने के बाद तोरामन कारागार में डाले जाते हैं। कुछ समय बाद तोरामन की धर्मपत्नी अंजना गर्भवती होती है।
तो वह ये बात तोरामन से कहती है। तोरामन उनको परामर्श देते हैं कि आप दूर किसी स्थान पर अपना प्रसव कीजिएगा, क्योंकि लोक लज्जा के कारण आप यहाँ राजमहल में मत अपना प्रसव कीजिए। तो वह उनकी बात का सम्मान करते हुए कुछ घनिष्ठ लोगों के साथ में वह आगे प्रस्थान करती है। तो एक दूर क्षेत्र में कुम्हार दंपति का घर उनको मिलता है, वहाँ पे वह प्रसव करती है और एक बालक का जन्म होता है। वह बालक अपने छोटे आयु काल से ही उसके लक्षण जो होते हैं वो राजाओं जैसे होते हैं। तो वह दरबार लगाना या आदेश देना ये उनके स्वभाव में एक नेचुरली आ जाता है। तो लोग थोड़े आश्चर्यचकित होते हैं, लेकिन कुम्हार दंपति जो है वह इसको भली भांति जानते हैं। कुछ समय बाद उनके ननिहाल से उनके मामा जयेंद्र आ जाते हैं। प्रवरसेना उनको पहचानते नहीं है, लेकिन जब कुम्हार दंपति उनकी भेंट करा देते हैं तो वो बोलते हैं कि आप राजघराने से हो, और वो सब सच्चाई उनको बताते हैं। तो प्रवरसेना खुश भी होते हैं और दुखी भी होते हैं। खुश इसलिए होते हैं वो राजघराने से है, दुखी इसलिए होते हैं कि उनके पिताश्री तोरामन अभी कारागार में है। तो अपने पिताश्री को कारागार से छुड़वाने के लिए वह सोचते हैं कि एक कार्य योजना बनाई जाए। उसी कार्य योजना पर जब वह काम कर रहे होते तो समाचार मिलता है तोरामन को कारागार से छोड़ दिया गया है। खुशी की बात है। और एक दो दिन के बाद फिर समाचार मिलता है कि तोरामन मृत्यु को प्राप्त होते हैं। शायद वो बीमार थे कारागार में। ये बड़ी पीड़ा देने वाली बात थी उनके लिए। तो वह कुछ सोचते, उनको जो अपने निकटतम लोग थे वहाँ पे वह उनको परामर्श देते कि आप उनकी अंतिम यात्राओं का प्रबंध कीजिए अपने पिताश्री का। तो वह उनकी अंत्येष्टियाँ लेकर गंगा जी की ओर प्रस्थान करते हैं। यहाँ पे कश्मीर में कुछ मंत्री पहले से ही राजा विक्रमादित्य उज्जैन, जिसको उज्जैनी तब कहते थे, उज्जैनी से संपर्क में थे। और विक्रमादित्य को जैसे ही ज्ञात होता है कि हिरण्या जो है वो मृत्यु को प्राप्त हुए, वह अपने दरबार में मात्रगुप्त को संदेश और आदेश देते हैं कि आप कुछ एक दो दिन में प्रस्थान कीजिए कश्मीर के लिए, आप वहाँ के राजा नियुक्त किए गए हो। अब ये मात्रगुप्त जो होते हैं वो बड़े निकटतम और बड़े निष्ठावान होते हैं विक्रमादित्य के। घटना ऐसे घटती है, 1-2 साल पहले की बात है, जब राजा विक्रमादित्य जब वह जंगल में भटक जाते हैं, रात्रि का समय होता है, उन्हें कुछ पता नहीं चलता है कहाँ जाऊँ। एक झोंपड़ी देखते हैं, वहाँ चले जाते हैं। वहाँ मात्रगुप्त होते हैं, वह बड़े चतुर और ज्ञानी होते हैं। तो वह उनसे आश्रय मांगते हैं, वो देते हैं और वो उनसे प्रश्न करते हैं बोर होने में कितना समय है। तो मात्रगुप्त उत्तर देते हैं, राजन 4 पहर तो लग जाएंगे। तो उनका उत्तर सुनकर वह जैसे ही बोर हो जाती है तो 4 पहर ही होते हैं। तो वह बड़े खुश होते हैं और उनको आमंत्रण करते हैं कि आप हमारे दरबार में आइए, उसको सुसज्जित कीजिए। तो उनको मंत्री बनाते हैं। वह कवि भी होते हैं मात्रगुप्त। तो कवि और मंत्री दोनों होते हैं और उनसे बड़े खुश भी होते हैं विक्रमादित्य। तो वह राजा नियुक्त किए जाते हैं कश्मीर का। उससे पहले राजा विक्रमादित्य अपने कुछ दूत भेजते हैं कश्मीर, उन मंत्रियों को बोलने के लिए कि जो नए राजन हैं वह मात्रगुप्त है। मात्रगुप्त जैसे ही कश्मीर पहुंचते हैं तो उनका स्वागत किया जाता है और कुछ ही समय के लिए वह राजा बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ प्रवरसेना जो है वह
जान जाते हैं कि हिरण्या जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, तो वह कश्मीर पे अपना हक जताने के लिए या राजन बनने के लिए आगे कूच करते हैं। लेकिन उससे पहले वह प्रतिशोध लेना चाहते हैं विक्रमादित्य का, क्योंकि उनको पता होता है मात्रगुप्त अभी राजा है कश्मीर के। लेकिन उनके जो निकटतम लोग होते हैं वह उनको बोलते हैं पहले कश्मीर कूच किया जाए। जैसे वह कश्मीर की ओर प्रस्थान करते हैं, मात्रगुप्त को पता चलता है, मात्रगुप्त मन बना लेते हैं त्याग का। वह कोई संघर्ष नहीं करते हैं अपनी उस गद्दी के लिए। जैसे ही वह प्रस्थान करते हैं तो एक जगह वह विश्राम करते हैं। उसी स्थान के निकट प्रवरसेना का भी विश्राम स्थान होता है। तो वह एक दूसरे से भेंट करते हैं। तो प्रवरसेना उनको बोलता है, राजन आप बिना संघर्ष यहाँ से जा रहे हैं, क्या आपने हथियार छोड़ दिए? तो मात्रगुप्त कहते हैं, वत्स ऐसी कोई बात नहीं है, संघर्ष मैं करना नहीं चाहता, मेरे लिए ये कोई प्रलोभन नहीं है शासन या प्रशासन। मैं इनसे कई कोसों दूर हूँ, मैं तो बस अपने राजा विक्रमादित्य के आदेश के अनुसार यहाँ आया हूँ, अब आप आए हो, आप संभालिए। तो प्रवरसेना बड़े प्रभावित होते हैं इस बात से। वह उनके आगे की तैयारियों में सहायता करते हैं। वह बनारस की ओर जाना चाहते हैं, अपना जीवन काल वह बनारस में जीना चाहते हैं। और यहाँ प्रवरसेना कश्मीर के राजा बन जाते हैं। तो प्रवरसेना के राजा का सफ़र हम अगले एपिसोड में देखेंगे। और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। जितना शेयर कर सकेंगे उतना अच्छा। ये जो कहानियाँ है ये राजतरंगिणी पर आधारित है। राजतरंगिणी वह राजाओं की कहानी है जो आजकल लुप्त जैसी हो गई है, तो उन्हीं को जीवित कर रहा हूँ। और मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि कश्मीर जो है वह भारत का सदैव एक अंग रहा है, कोई अभिन्न अंग नहीं है। और भारतवर्ष और कश्मीर एक ही है, कोई अलग नहीं है एक दूसरे से। इसी के साथ मैं आज का एपिसोड यहाँ पे समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ अगले एपिसोड में। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।